Hi, welcome on Easy Learning. This is Chandan Jha. We have already studied other parts of this unit of FST 01 Foundation course in Science and Technology. Now we are going to cover the last part of this unit 2. We are going to start from 2.3.3 of Indus Valley Civilization. Before this we have covered Bronze Age and Stone Age. So you can watch them in other parts of the videos after going into my playlist of the channel. So let's start here. तो अब जो है हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर, जो लगभग हिस्ट्री के हर एक क्लासेस में पढ़ाई होती है, हर एक बुक्स में आप इसको देखेंगे। और ये एक इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये क्या था, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था और उस समय में जो है साइंस और टेक्नोलॉजी जो है क्या अपना रोल निभाया था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द ग्रेट सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो नाउ इन पाकिस्तान वर डिस्कवर्ड इन द 1920s। कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो जो अभी पाकिस्तान में है, नाउ इन पाकिस्तान, उसके जो बहुत ही महान जो शहर हैं, ग्रेट सिटीज़ हैं, उसको जो है 1920s में खोजे गए थे या डिस्कवर की गई थी। दे वर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ए फेयरली एडवांस सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली। कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पहले उचित तरीके से जो एक उच्च किस्म का जो सभ्यता था, उसका पहला सबूत था ये सब सारा चीज़ें जो खोजा गया। क्या सब खोजा गया यहाँ पर? हड़प्पा और मोहनजोदारो को। इसका खोज याद रखिएगा 1920s में इसको खोजा गया था। Subsequent excavations at other sites such as Kalibangan, Ropar and Lothal have shown that this civilization spread as far as the present Haryana to the east and as far as Gujarat to the south. कहते हैं यहाँ पर में जो आगे जो खुदाई की गई अलग अलग जगहों पर में, जैसे कालीबंगन में, रोपर में, लोथल में, इसने दिखाया है कि ये जो सिविलाइजेशन है ये आज के जो हरियाणा है, ईस्ट की तरफ, काफ़ी ईस्ट की तरफ जितना ज़्यादा जा सकें उसमें फैली थी, और साथ में जो है वहाँ से लेके गुजरात तक साउथ में, मतलब पूरब में हरियाणा तक, और साउथ में जो है यहाँ पर में दे रखे हैं गुजरात तक जो है ये फैली थी। यू कैन सी ऑल दीज साइट्स इन द अकम्पेनिंग मैप। कहते हैं ये जो साथ में मैप लगाई गई है फिगर 2.22 में, इसमें आप इसको देख सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में जो है विस्तार दे रखा है एक्सटेंशन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक थी, और इसको डिस्कवर 1920 में किया गया था, और ये एक बिल्कुल ही उचित तरीके से एडवांस सिविलाइजेशन थी। देखिए यहाँ पे दे रखा है, अगर आपको मैप सही से देखने आता है तो आप देख सकते हैं, ये गुजरात का मैप है यहाँ पर में, ठीक है, ये आपका हरियाणा है यहाँ पर में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर में याद रखने पड़ेंगे कि हरियाणा से लेकर के और इसका गुजरात तक विस्तार था, यहाँ से लेकर के, हरियाणा से लेकर के और गुजरात तक जो है ये विस्तार था। आपको ये भी पता होगा कि ये जो पार्ट है यहाँ पर में, ये पार्ट टोटल कट करके पाकिस्तान में चला गया है, ये टोटल जो पार्ट है। यही कारण है कि आज अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारा जो वहाँ पर में अभी भी सारा पुरानी चीज़ आपको दिखाई देने को मिलेगा। तो इसी में ये मैप जो है दिया है, देख सकते हैं। और बाकी तो इस मैप के अंदर में जो नदियां हैं उसके नाम दे रखे हैं, कहाँ से कहाँ तक बहती है, कैसे कैसे, किधर से किधर जा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये दे भी रखे हैं यहाँ पर में, एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन शोइंग सम मेजर सिटीज़, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कुछ मुख्य शहर को दिखाते हुए। तो यहाँ पे दे रखे हैं, द एंशियंट सिटीज ऑफ द इंडस वैली शो टाउन प्लानिंग ऑफ ए ट्रूली अमेजिंग नेचर। कहते हैं एक बिल्कुल सत्य तरीके से, बहुत आश्चर्यचकित करने वाला जो तरीका है टाउन को बनाने का, वो तरीका जो है इंडस वैली की प्राचीन शहरों में जो है देखा जाता है या उसको दिखाती है ये। सम ऑफ द सिटी हाउसेज आर मल्टी स्टोरीज एंड पैलेशियल। कुछ जो सिटी के घर हैं
उन कई मंजिले के बने हैं, मल्टी स्टोरीड मतलब कई मंजिला है और बहुत बड़ा बड़ा है, पैलेशल है। दे आर बिल्ट ऑफ वेल बेक्ड बर्न्ट ब्रिक्स एंड सप्लाइड विद सच एमिनिटीज एज एक्सलेंट बाथरूम्स एंड लैबोरेटरीज। उन्हें जो है बहुत अच्छे जो ईंट पके हुए होते हैं उसी को वेल बेक्ड बर्न्ट ब्रिक्स कहा जाता है, मतलब ईंट बहुत अच्छे से पकाए गए थे उनसे बनाए गए जाते हैं, और उनमें बहुत अतिरिक्त सुविधाएं, इसी को कहा जाता है एमिनिटीज़, उसमें सप्लाई की जाती है, उसमें लगाई जाती है। जैसे उसमें बाथरूम भी होते हैं, लैबोरेटरीज भी होते हैं। लैबोरेटरीज मतलब हाथ पैर धोने का, मुंह धोने का, या बाथरूम लैबोरेटरी का कहीं कहीं टॉयलेट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। दीज ऑब्वियसली बिलोंग टू द रिच। यह खुल करके साफ तौर से देखा जा सकता है कि ये रिच के जो है इसका संबंध था, या रिच जो है इनमें अपना यूज़ करते थे, बिलोंग टू द रिच। द टाउन लेआउट वॉज इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ अबाउट 200 yards to 400 yards। जो टाउन का जो नक्शा था वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक के शेप में था, और लगभग जो है ये 200 yards से लेकर के 400 yards के बीच था। ठीक है। विद वाइड मेन स्ट्रीट्स एंड गुड माइनर लेन्स, जिसमें चौड़ी चौड़ी मुख्य गलियां हुआ करती थी और कुछ छोटी छोटी भी लेन्स या गली हुआ करती थी, एंड गुड माइनर लेन्स। द स्ट्रेट स्ट्रीट्स मेट एट परफेक्ट राइट एंगल। जो सीधा जो गलियां निकलती थी वो सीधा जो राइट एंगल पे जाकर के बिल्कुल मिलती थी, मेट एट परफेक्ट राइट एंगल्स। देयर वॉज ए सुपर्ब ड्रेनेज सिस्टम फॉर कैरिंग आउट रेन वाटर एंड सेसफुल फॉर क्लियरिंग द सीवेज। कहते हैं बहुत बेहतर किस्म का जो है ड्रेनेज सिस्टम था बारिश के पानी को ले जाने के लिए, कैरिंग आउट मतलब बाहर ले जाना, और सेसपूल था, जिसमें कि आज जो सीवर लाइन होता है ना, यही समझ लो वो सेसपूल था। अब इसको आप स्विमिंग पूल से मत जोड़ लेना, ठीक है। इसमें जितने भी वेस्ट होते थे आपका बाथरूम में आप जो जाके टॉयलेट में करते हैं वो सारा जो है वो जाते थे फॉर क्लियरिंग द सीवेज। इससे जो है सीवेज में जितना भी जाता था वो सीवेज का सारा इसमें जाके जमा हो जाता था, फॉर क्लियरिंग द सीवेज। देयर वर, ये समझ लीजिए एक प्रकार का ये सेसपूल जो है एक कुंड टाइप का था, एक प्रकार का अंडरग्राउंड जो है आपका एक, ये समझ लीजिए कि जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर करके रखते हैं वो था एक टाइप से। देयर वर इनॉर्मस वेल कंस्ट्रक्टेड ग्रेनरीज। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अच्छे खासे हुए बने हुए अनाज के जो ग्रेनरीज होते हैं जहाँ पे अनाज जमा करके रखे जाते हैं वो थे। द स्मॉल टेनमेंट हाउसेस इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑब्वियसली एकोमोडेटेड वर्कर्स और स्लेव्स। कहते हैं जो छोटे छोटे फ्लैट की तरह जो बने होते हैं उसमें छोटे छोटे जो कमरे होते हैं उसी को टेनमेंट हाउसेस कहा जाता है। वो थे जो भी रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बने हुए थे। वो साफ खुल करके बताता है कि इसमें जो काम करने वाले और दास जो गुलाम थे उनकी व्यवस्था की गई थी। एकोमोडेटेड मीन व्यवस्था करना। पब्लिक बाथ्स वर एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिटीज़। और जो पब्लिक में स्नान करने का जो जगह था वो इंडस वैली सिटीज़ का एक मुख्य खास बात था, उसमें इम्पॉर्टेंट फीचर थी। मेनी रूम्स एंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स वर फाउंड अराउंड एन ओपन कोर्टयार्ड। कहते हैं बहुत सारे कमरे और जो बहुमंजिले जो बिल्डिंग्स थे वो आसपास जो है मिले हैं, और एक खुला जो है आंगन भी मिला है, कोर्टयार्ड भी मिला है जो बिल्कुल खुला है, कहीं से बंद नहीं है चारों तरफ से। which contained a rectangular rank of about 23 feet to 30 feet and 8 feet deep, जिसकी बनावट जो है वो रेक्टेंगुलर टैंक which contained जिसमें कि एक रेक्टेंगुलर टैंक भी थी, मतलब एक वर्गाकार जो है टैंक थी इसमें, और यह लगभग 23 फीट 30 फीट जो है इसका रेक्टेंगुलर टैंक था, और इसकी जो गहराई थी लगभग वो 8 फीट थी। द ब्रिक्स वर वेल लेट इन द टैंक वॉल। अब ब्रिक्स को सही तरीके से टैंक की जो वॉल थी उसमें बिछाए गए थे। विद वाटर प्रूफ इंटरमीडिएट लेयर ऑफ पिच, जिसमें कि बीच बीच में जो लेयर होते हैं पिच की उसमें वाटर प्रूफ भी लगाया गया था ताकि पानी उसमें घुस न सके। ए फाइनली बिल्ट ड्रेन अलाउड वाटर टू बी एम्प्टीड फॉर क्लीनिंग द टैंक वाइल फिलिंग वॉज डन बाई ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय वेल। एक सुंदर सा जो है ड्रेन बनाया गया था
जो वाटर को जो है खाली होने दिया जाता था, टू बी एम्प्टीड फॉर क्लीनिंग द टैंक, जिससे कि टैंक को खाली किया जाता है, क्योंकि जब टैंक को यूज़ कर दिया जाता होगा तो टैंक का पानी गंदा हो जाता होगा, तो इसीलिए ऐसा ड्रेन बना दिया गया था जिससे कि उसके ज़रिए जो है गंदा पानी निकल जाए। जबकि दोबारा जो पानी इसमें भरा जाता था, ये भी रखा है, वाइल फिलिंग वॉज डन बाय ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम ए नियर बाई वेल, वो आसपास के जो वेल होते हैं वहाँ से ला करके जो है इसमें दोबारा से पानी डाला जाता था। लोग मेहनत तो इसका मतलब उस समय काफ़ी किया करते थे। तो इस पैराग्राफ में जो है आपने देखा कि जो इंडस वैली जो है उसकी जो बनावट है, वहाँ पे जो लोग कैसे रहते हैं, उनकी जो मकान है या टाउन है उनकी बनावट कैसी थी, स्ट्रीट्स कैसी थी, माइनर लेन्स कैसी थी, और किस तरीके से जो है वहाँ पे वर्कर्स और स्लेव्स के घर थे, गुलाम लोग कैसे रहते थे वहाँ पर में, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कैसी थी, कोर्ट यार्ड का बनावट कैसा था, रेक्टेंगुलर टैंक की जो लेंथ ब्रेथ थी, खास करके लेंथ थी, ब्रेथ थी, और साथ में जो डेप्थ था वो कितना था। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें दी गई। ये सारे रटने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है। ये आप याद करेंगे तभी आ पाएगा, या 2-4 बार स्टोरी की तरफ पढ़ लीजिए तो आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, द हाई क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड लेआउट फाउंड इन द इंडस वैली इम्प्लाइज दैट द पीपल ऑफ दिस सिटीज वर गुड टेक्नोलॉजिस्ट। कहते हैं एक उच्च किस्म की जो बनावट है, संरचना है, और इंडस वैली का जो रूपरेखा है या लेआउट है, इस बात को दर्शाती है या इम्प्लाइज करती है, सूचित करती है कि द पीपल ऑफ दिस सिटीज़ वर गुड टेक्नोलॉजिस्ट, कि इन सिटीज़ के जो लोग थे वो एक अच्छे तकनीकी वाले थे, वो अच्छा टेक्नोलॉजी जानते थे। दे हैड मास्टर्ड द टेक्निक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यूजिंग ए प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन एंड ज्योमेट्री। उन्होंने कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स है उस पर मास्टर हासिल कर रखे थे, और उसमें उन्होंने स्पेस की जो यूटिलाइजेशन होती है कि स्पेस को कैसे यूज़ करें, या ज्योमेट्री को, उसके नॉलेज को और गहरा बनाया। हिस्टोरियंस कंजेक्चर, हिस्टोरियंस जो है वो अटकल लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, कंजेक्चर करते हैं कि द मेकिंग ऑफ ब्रिक्स विथ परफेक्ट ज्योमेट्रिकल प्रिसीजन, फिटिंग देम टुगेदर इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस and maintaining straightness and angles in roads as well as in big buildings required considerable knowledge of geometry। यह अनुमान लगाते हैं कि जो ईंट बनाने का काम है एक अच्छा ज्योमेट्रिकल प्रिसीजन के साथ, उसमें ज्योमेट्री का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। फिटिंग देम टुगेदर इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, जो कि उन्हें अलग अलग शेप्स और साइजेस में जो है वो फिट कर रखा है। साथ में उसमें स्ट्रेटनेस दिखा रहा है और एंगल्स दिखा रहा है। स्ट्रेटनेस एंड एंगल्स, मेंटेनिंग स्ट्रेटनेस एंड एंगल इन रोड्स एज वेल एज इन बिग बिल्डिंग्स, रोड्स पर में भी और बड़े बड़े मकान में भी। ऐसी चीज़ों में ज्योमेट्री की एक खास या उचित ज़रूरत थी। रिक्वायर्ड कंसिडरेबल नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री। It is interesting to find detailed description of the geometrical theorems and axioms in a text called Sulva Sutra, which dates around 600 to 300 BC। कहते हैं यह इंटरेस्टिंग है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन को फाइंड आउट करना जो ज्योमेट्रिकल थ्योरम और एक्सियोम्स के ऊपर आधारित है टेक्स्ट में, जिससे कि सुलवा सूत्र कहा जाता है, जो कि लगभग 600 से लेकर 300 BC के लगभग की है। These sutras were used for making intricate devotional fire altars in Vedic times। ये जितने भी सूत्रास थे इसका इस्तेमाल किया जाता था जो डिवोशनल फायर होते हैं, जो इंट्रिकेट उलझे हुए होते हैं, उनको बनाने के लिए वैदिक टाइम में। ऑल्टर होते एक टेबल आकार के होते हैं जिस पे पूजा पाठ या कर्मकांड आदि वगैरह किया जाता है। फायर ऑल्टर्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन सम सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लाइक कालीबंगन। कहते हैं फायर ऑल्टर्स जो है ये भी पाए गए हैं कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे कि कालीबंगन में। दिस लीड्स द हिस्टोरियन, यह हिस्टोरियन को और आगे बढ़ाती है यह अनुमान लगाने के लिए, कंजेक्चर करने के लिए, दैट सुलवा ज्योमेट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ द अर्लियर एज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन,
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के शुरुआती दौर के जो प्रोडक्ट थे वो थे सुलवा ज्योमेट्री, ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रेडिशन टू अ लेटर एज, जो परंपरा के जरिए आगे के युग में पहुंच गया। तो इस तरीके से इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में तो सुलवा सूत्र के बारे में बताया जा रहा है, और इससे पीछे वाला जो पैराग्राफ है आपका ये वाली, इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है कि उस टाइम के जो लोग थे वो टेक्नोलॉजी को जानते थे या नहीं जानते थे, उसके ऊपर इस पैराग्राफ में दे रखा है। आगे चलते हैं। आगे ये देख सकते हैं कि कुछ फिगर दे रखे हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। फिगर ए और फिगर बी है, ये ए फिगर है, ये बी फिगर है। अब इसमें इन्होंने क्या लिख रखा है वो नीचे दे रखा है इसमें, अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए ए में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, वी आर ऑल फैमिलियर विद द फेमस पाइथागोरस थ्योरम विच सेज दैट द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स। कहते हैं अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे तो उससे हम परिचित हैं, जो बहुत फेमस है, जिससे बताया जाता है कि राइट एंगल की जो हाइपोटेन्यूज होता है जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, उसके ऊपर अगर स्क्वायर लगाया जाता है, मान के चलिए 2 है, 2 के ऊपर अगर स्क्वायर लगाया जाता है, ठीक है, ये वाली, तो ये बात बता रहा है कि ये इक्वल टू होते हैं बाकी जो 2 साइड होते हैं। मान के चलिए ये ऐसे है, तो ये वाला जो साइड है इसके स्क्वायर जो है ये इसके और इसके साइड के जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वही ये बात कह रहा है। इट्स डिस्कवरी इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू द ग्रीक थिंकर पैथागोरस। कहते हैं इसकी खोज जो है वो ग्रीक के जो महान जो थिंकर है पैथागोरस, जो 582 से लेकर 500 के BC के बीच था, उसका श्रेय इसको साधारण रूप से जाता है। एट्रीब्यूट का मतलब उन्होंने इनकी खोज की थी। द सुलवा सूत्र ऑल्सो कंटेन्स एन ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ दिस थ्योरम। इस थ्योरम का एक वैकल्पिक वर्जन था सुलवा सूत्र में, which says that the diagonal of a rectangle produces areas which its strength and breadth produce separately। जो यह बताती है कि रेक्टेंगल की जो डायगोनल होती है वो एक ऐसे एरिया को प्रोड्यूस करती है, बनाती है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, अलग अलग रूप से प्रोड्यूस करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलग, सुलवा सूत्र डील्स विद कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कॉम्बिनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरियाज, मेजरमेंट ऑफ एरियाज एंड वॉल्यूम्स। कि सुलवा सूत्र जो है वो ज्योमेट्रिकल फिगर की जो बनावट है, मेजरमेंट है, उसके बारे में भी बताती है, जिसमें एरिया की परिवर्तन और कॉम्बिनेशन आती है, एरिया और वॉल्यूम को कैसे मेजरमेंट करेंगे वो आती है, सर्कल को कैसे स्क्वायर करेंगे आदि इसमें देखा जाता है। मेकिंग ऑफ सिमिलर फिगर्स विद डिफरेंट एरियाज, और अलग अलग एरियाज़ के इसी तरह के फिगर दिखाई पड़ते हैं। एंड ए वेराइटी ऑफ अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और इससे संबंधित और भी जो है प्रॉब्लम इसमें दिखाई पड़ते हैं। द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज गिवन इन सुलवा सूत्र एज 1.4142,156। सुलवा सूत्र में जो है 2 का जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो सुलवा सूत्र में इतना दिया हुआ है। ये आपका है इलस्ट्रेशन ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम का आपका इलस्ट्रेशन दिखाया गया है, ठीक है। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में पाइथागोरस के बारे में बताया गया, जो ग्रीक के थे और जो बहुत अच्छे थिंकर थे, और कहना है कि पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने दिया था और उनको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पूरी जानकारी थी। और सुलवा सूत्र के बारे में इसमें बताया गया है कि सुलवा सूत्र जो है इसमें इस थ्योरम के बारे में बताया जाता है। खास करके डायगोनल जो रेक्टेंगल के हैं वो एरिया बनाते हैं, जिसके लेंथ और ब्रेथ होते हैं, जो अलग अलग जाके प्रोड्यूस सेपरेटली अलग अलग मिलते हैं। इसके अलावा जो सुलवा सूत्र है उसमें ज्योमेट्री के फिगर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है, उसके कॉम्बिनेशन और एरियाज़ की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, एरियाज़ और वॉल्यूम्स के मेजरमेंट के बारे में, सर्कल को स्क्वायर करने में आदि। और इस तरह के जो है अलग अलग एरियाज़ के जो है फिगर इसमें दिखाए गए हैं, और बहुत सारे अलग इससे संबंधित प्रॉब्लम बताए गए हैं।
स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो भी दिखाई गई है 16वां सूत्र में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। All this leads us to surmise that the inhabitants of Indus Valley may have possessed considerable knowledge of geometry. कहते हैं ये सारी चीज़ें हमें बिना सबूत के इस बात को मानने पे मजबूर करती है, सरमाइज करती है कि इंडस वैली के जो इनहेबिटेंट्स थे, वहाँ के जो रहने वाले थे, उनके पास ज्योमेट्री के कॉन्सिडरेबल नॉलेज होंगे, सही नॉलेज होंगे, ठीक है। इसके बाद दे रखे हैं bronze tools, containers, seals, ornaments, toys, etc. found in the excavations at Mohenjo-daro, Harappa and other sites. कहते हैं जो ब्रंज के बने हुए, कांसा के बने हुए जो औजार है, कंटेनर है, सील है, ऑर्नामेंट, आभूषण है, टॉयज आदि जो है, वो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी, एक्सकवेशन मतलब जो खोदते हैं धरती को, ज़मीन को, उसको एक्सकवेशन कहा जाता है, वहाँ पे मिले हैं। हड़प्पा पे भी मिले हैं एंड अदर साइट्स, और दूसरे जगहों पे मिले हैं। indicate that the Indus Valley civilization had attained a high level of scientific and technical know-how. और ये दूसरे जगहों पर जो मिले हैं इस बात को इंडिकेट करती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक उच्च स्तर की जो साइंटिफिक और टेक्निकल को कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, उसे नो हाउ कहा गया है, ठीक है। नॉलेज है और उसको कैसे यूज़ में लाना है, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। We also have evidence of trade with Mesopotamia in the artifact. कहते हैं आर्टिफैक्ट जो है मानव से निर्मित जो सारी कलाकृतियाँ हैं उसी को आर्टिफैक्ट कहा जाता है। उसमें मेसोपोटामिया के साथ जो व्यापार है या ट्रेड है उसके भी सबूत हमारे पास है, एविडेंस है। फाउंड इन आर्कोलॉजिकल सर्वे, जिससे कि पुरातत्ववेत्ता ने जो खोज किया था, सर्वे किया था, उसमें पाया गया है। Richness of slit deposited by the Indus on its banks made it possible to cultivate without deep plowing. और कहते हैं जो स्लिट की जो मात्रा होती है, रिचनेस होती है, जिसे इंडस के द्वारा जमा की जाती है इसके किनारे पर में, वह इस बात को पॉसिबल बनाया कि बिना गहरा तरीका से खोदे हुए, मतलब डीप प्लॉइंग किए हुए हम कल्टीवेट कर सकते हैं, पैदावार कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी अंदर तक खोदना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्लिट की मात्रा है तो थोड़ा भी अगर ज़मीन को पलट देते हैं तो इससे क्या होगा, पैदावार अच्छा हो जाएगा। Hence, the available evidence does not reveal bronze plows but only tools to bury the seeds very near the surface of the soil. और इस तरीके से जो सब पर्याप्त सबूत है वो ब्रंज की जो प्लॉ होती है उसको रिवील नहीं करती है, डज नॉट रिवील ब्रंज प्लॉ, केवल उस टूल्स को बताती है जो कि बीज को बेरी करने में, अंदर डालने में काम करती है, वो भी सॉयल के बिल्कुल नज़दीक, सरफेस के बिल्कुल नज़दीक, वेरी नियर द सरफेस ऑफ द सॉयल। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि वहाँ उस समय टेक्निकल और साइंटिफिक जो एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा थी। इसमें कुछ जगहों पे खुदाई हुआ है, इससे इस बात का पता चला है। और कहते हैं इसमें मेसोपोटामिया के साथ जो ट्रेड हुआ था उसका भी सबूत इसमें दिखाया गया है। और इंडस के द्वारा जो स्लिट जमा की जाती थी वो भी जो है इसमें बताया गया है, जो ज़मीन को काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बना देती थी बिना मतलब काफ़ी अंदर तक हल जोते हुए। और इस तरीके से ये जो अवेलेबल एविडेंस है वो ब्रंज एज को तो नहीं, ब्रंज एज की जो प्लॉ है उसको तो नहीं रिवील करती है, केवल उन टूल्स को करती है जो टूल उसके पास उस समय थे, जिस टूल से वो सीड वगैरह ज़मीन में दफनाया करते थे, और वो भी सॉयल के काफ़ी अंदर नहीं, बस बहुत आसपास, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको फिगर दे रखे हैं। इस फिगर में आपको कुछ टूल्स जो है वो अलग अलग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मिले थे खुदाई करने पे वो मिले हैं, और आर्टिफैक्ट मिले हैं, मतलब मानव से निर्मित कलाकृतियाँ, ये सारे मानव के द्वारा बनाए गए, ये बंसी है, ये सब देखिए जितना भी। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें दे रखे हैं, ए पिकुलियर फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज दैट ब्रंज वाज यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग टूल्स। क्या दे रखे कि एक जो अजीब सा जो फीचर था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी वो ये थी कि जो कांसा था, ब्रंज था, उसका यूज केवल
टूल बनाने के लिए किया जाता था, सच एज स्टर्डी नाइव्स, मजबूत चाकू बनाने के लिए स्टर्डी नाइव्स, चिजल्स, चिजल्स मतलब जिससे लकड़ी छिलते हैं, सॉज आरी बनाने के लिए, बट ऑलमोस्ट नेवर फॉर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वायलेंस, लेकिन लगभग कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जाता था जिससे हिंसा हो, ऑफ वायलेंस। द स्पीयर्स यूज्ड वर थिन विदाउट ए रिब एंड टोटली इनइफेक्टिव इन कॉम्बैट। जो भाला थे जो बनाए जाते थे वो बिना रिब के बनाए जाते थे, और ये कॉम्बैट मतलब लड़ने में बिल्कुल इनइफेक्टिव थे, मतलब ये काम नहीं करने वाले थे। देयर वर नो ब्रंच एरो हेड्स आइदर। कहते हैं जो एरो की जो हेड होती है, ऊपर वाला भाग होता है, इसमें भी ब्रंच नहीं देखा गया। द अर्ली इंडस वैली कल्चर वॉज पर्टिकुलरली नॉन वायलेंट। कहते हैं शुरुआत के जो इंडस वैली कल्चर होते हैं वो खास करके नॉन वायलेंट थे, यहाँ पे हिंसा नहीं हुआ करती थी। ऑल दिस इन्फरेंसेस अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन अराइज फ्रॉम द फिजिकल एविडेंस। और ये जितने भी इन्फरेंस होते हैं जो इनडायरेक्ट आपको रेफरेंस होते हैं उसको इन्फरेंस कहा जाता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर दे रखे हैं। ये एक भौतिक जो सबूत है, फिजिकल मतलब ज़मीन से संबंधित जो सबूत है वहाँ से उठती है या राइज करती है, जैसे कि टूल्स हैं, आर्टिफैक्ट हैं, मतलब मानव से निर्मित जो कलाकृतियाँ हैं, जैसे कि पॉटरी है, मिट्टी बनाने का काम है, टेक्सटाइल सूती वस्त्र का काम है, आर्किटेक्चर है, भवन निर्माण आदि का काम है। तो एंड द टोटल प्लान ऑफ द सिटीज़, और जो सिटीज़ का जो पूरा प्लान था बनाने का, जिसमें कि वाटर इंक्लूडिंग वाटर वर्क्स एंड सीवेज डिस्पोजल, जिसमें वाटर कैसे काम करेगा, साथ में सीवेज में अगर भर जाएगा तो सीवेज को कैसे खाली किया जाएगा, इसी को सीवेज डिस्पोजल कहा गया है। गैदर्ड फ्रॉम दिस साइट्स, उसे इस साइट से जो है गैदर किया गया है। वी कुड हैव नोन ए लॉट मोर अबाउट दोज टाइम्स। कहते हैं हम उस समय के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ जान सकते हैं, इफ़ ओनली वी आर एबल टू डिसाइफर द राइटिंग्स ऑन द सील्स फाउंड एट दिस साइट्स। अगर हम एक बार उस साइट्स पे जो सील के ऊपर कुछ मोहर है, उस मोहर के ऊपर जो उन सब ने राइटिंग लिख रखी थी, अगर उसका हम मीनिंग पता कर ले, डिसाइफर कर ले, मीनिंग खोज के निकाल ले, तो so far we haven't been able to make out what the various symbols and writings carved on stone seals indicate। कहते हैं हम तक इसमें कभी कामयाब नहीं हुए हैं कि अलग अलग जो सिंबल्स और राइटिंग जो स्टोन सील्स पे जो है खोद के लिखे गए हैं उसका मतलब क्या है। मेक आउट मतलब मीनिंग बताना। Thus in future new facts may emerge which could shed more light on the Indus Valley culture। इस तरीके से फ्यूचर में नई नई सच्चाइयाँ जो है उभर के सामने आ सकती है, जो काफ़ी ज़्यादा इंडस वैली की जो कल्चर है उसके ऊपर लाइट दे सकती है या उसके बारे में बता सकती है। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में आपको दे रखे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होते हैं उसमें जो भौतिक जो सबूत है उसके ऊपर ये आधारित है। कुछ इन्फेरेंसेस भी लिए गए हैं, जैसे इसमें टूल्स है, आर्टिफैक्ट है, पॉटरी है, टेक्सटाइल है, आर्किटेक्चर है, या प्लान सिटी बनाने का जो प्लान है जिसमें वाटर सीवेज डिस्पोजल आदि शामिल होते हैं। कहते हैं हम उसके बारे में अधिक से अधिक जान सकते थे अगर सील के ऊपर लिखा हुआ जो राइटिंग है उसको अगर हम सही से इंटरप्रेट कर लें या उसका मतलब अगर हम गुड जो मीनिंग है उसको निकाल लें। तो अभी तक जो है हम बहुत सारे जो सिंबल्स और राइटिंग्स है जो सील से पे लिखे हुए हैं, कार्व करके लिखे हुए हैं, उसको हम अभी करने में नाकामयाब रहे हैं और इस तरीके से फ्यूचर में नई सच्चाई आने की संभावना है और जो इंडस वैली के कल्चर के ऊपर अधिक से अधिक जानकारी दे सकती है। तो यही आपका जो है इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं टू सम अप वी हैव सीन अबव द हाउ द चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन लेड टू द राइज ऑफ विलेजेस एंड सिटीज़। कहते हैं ख़त्म करते हुए हम ऊपर देख चुके हैं कि किस तरीके से प्रोडक्शन के जो तरीके में जो बदलाव हुआ जिसने कि विलेज और सिटीज़ का जो है निर्माण कराया, लेड टू द राइज ऑफ विलेजेस एंड सिटीज़। द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ क्रिएटेड फर्दर डिमांड्स विच लेड टू ग्रेट साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस। जो सिटीज़ की जो ग्रोथ है, जो आगे बनाई गई सिटीज़ बनाई गई, वो यह बात का डिमांड करता है
further demands which led to great scientific and technical advances, जिसने कि आगे की साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस को जन्म दिया। इन टर्न दीज एडवांसेस इम्प्रूव्ड द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, बदले में ये जितने भी एडवांसेस थे इसने प्रोडक्शन के जो तरीके हैं उनको बेहतर किया। मच ऑफ द इक्विपमेंट दैट इवॉल्व एट द टाइम हैज़ नॉट चेंज्ड अप्रिशिएबली इन द 5000 ईयर्स दैट हैव गॉन बाय। कहते हैं बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं या इक्विपमेंट हैं जो इस समय में विकसित हुए थे, वो अभी तक काफ़ी ज़्यादा जो है नहीं बदले हैं अप्रिशिएबली, मतलब जितना बदलना चाहिए। 5000 वर्ष हो गए हैं लेकिन दैट हैव गॉन बाय, लेकिन अभी भी वैसे के वैसे ही है। मोस्ट ऑफ अस स्टिल यूज़ द सेम काइंड ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स, हम में से अधिक जो है अभी भी उसी प्रकार के टेबल और चेयर को जो है यूज़ करते हैं। लिव इन रूम्स विद वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ स्टोन ब्रिक एंड प्लास्टर, कहते हैं रूम में रहते हैं जिसमें वॉल होते हैं, सीलिंग्स होते हैं स्टोन के और ब्रिक और प्लास्टर होते हैं। ईट फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ डिशेस, उसी प्रकार के भोजन जो है हम जो है खाते हैं। वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ सच एज कॉटन वूल और सिल्क, और हम उसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं जो कि कॉटन वूल और सिल्क के बने होते हैं। ठीक है। Even the staple cereals that we eat were more or less known at that time, यहाँ तक कि जो मुख्य जो अनाज होते हैं स्टेबल सीरियल्स जिसे कि हम खाते हैं वो उस समय में या तो कम जाना जाता था या ज़्यादा जाना जाता था, वर मोर और लेस नोन एट दैट टाइम। हाउएवर द ग्लोरियस एरा, कहते लेकिन फिर भी एक गौरवशाली जो एक युग है विच गेव अस सो मेनी थिंग्स, जिसने कि हम सबको इतना ज़्यादा चीज़ दिया, केम टू एन एंड, इनका अंत हो गया। कब हुआ? बाय अबाउट 1500 BC, लगभग 1500 BC तक इसका जो है समाप्ति हो गई। वी विल नाउ आउटलाइन द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द ब्रंज एज सिविलाइजेशन, कहते हैं हम उन सभी कारण को आपको हम बताएंगे जिसने कि ब्रंज एज सिविलाइजेशन को पतन होने में जो है हाथ बटाया। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में कंक्लूजन दे रखा है और कह रहा है यहाँ पर में कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल एडवांसेस इसमें हुई थी और 5000 वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी बदलाव नहीं हुए हैं। आज भी हम वही चीज़ यूज करते हैं जो उस समय के लोग करते थे, जैसे कि टेबल चेयर्स हैं, सीलिंग है, रूम्स है, ब्रिक है, प्लास्टर के बने हुए सारे हैं, उसके बाद डिशेस हैं, कपड़े हैं जो उस समय के लोग पहनते थे कॉटन वूल और सिल्क के, यहाँ तक कि मुख्य अनाज जो वो खाते थे कम या ज़्यादा उसका भी यूज़ आज हम करते हैं। फिर भी कहते हैं ग्लोरियस इरा का जो है जिसने हमें इतना कुछ दिया उसका अंत जो है 1500 BC के लगभग हो गया। और कहते हैं इसके क्या कारण थे, इसके बारे में हम जो है ब्रंज सिविलाइजेशन का कैसे अंत हुआ उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आज कैसे इसका पतन हो गया, क्या क्या इसके कारण थे उसके बारे में इसमें हम जानेंगे। So we find that great development in production methods that came with the rise of early cities lasted only for a few centuries. कहते हम पाते हैं कि बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट होते हैं प्रोडक्शन या उत्पादन के तरीक़ों में, जिसके साथ जो है शुरुआत की जो सिटीज़ थे उसका जो है निर्माण हुआ था, ये केवल कुछ ही सेंचुरी तक चली थी। द इनिशियल बर्स्ट ऑफ टेक्निकल एडवांस, शुरुआत में जो टेक्निकल एडवांस की जो होड़ लगी थी या बर्स्ट हुई थी, वॉज फॉलोड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन। इसके बाद क्या हुआ, यह लंबे समय तक बिल्कुल एक ही जगह पे थमती रह गई। शुरुआत में तो एकाएक टेक्निकल एडवांस हुआ लेकिन आगे जैसे लगा इसके चक्के पर ब्रेक लग गया बिल्कुल। सिटीज़ एरोज एंड फेल, सिटीज़ जो है वो बढ़ती चली गई और गिरती चली गई। वन डायनेस्टी ऑफ प्रिस्ट किंग्स ओवर थ्रू अनदर, एक प्रिस्ट किंग का जो डायनेस्टी था, वंशज था, वो दूसरे को क्या करते थे, हरा देते थे, उनकी गद्दी छीन लेते थे। बट देयर वॉज नो चेंज इन द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन उत्पादन के जो तरीके थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इट रिमेंड बेस्ड ऑन इरिगेशन एग्रीकल्चर सप्लीमेंटेड बाय ट्रेड विद अदर कल्चर्स, या इरिगेशन जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर आधारित रहा। मतलब सिंचाई करके जो खेती बाड़ी करते हैं उसी को इरिगेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है, जिसे कि दूसरे कल्चर के द्वारा ट्रेड करके पूरा किया जाता था। सप्लीमेंटेड बाय ट्रेड विद अदर ट्रेड्स, तो इस तरीके से जो है, और जो इरिगेशन एग्रीकल्चर थे इसको अदर जो कल्चर के ट्रेड थे उसके द्वारा पूरे किए जाते थे।
अब आगे दे रखे हैं, दिस प्रोबेबली हैपेंड बिकॉज इन दिस प्रोसेस द सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैड ऑल्सो चेंज्ड। कहते हैं शायद यह इसलिए हुआ क्योंकि इस कार्य में जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी लगभग बदल गई थी। इन द प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी नो स्पेशल ग्रुप्स एग्जिस्टेड। कहते हैं जो पुरातन लोगों का जो एक सोसाइटी था इसमें कोई खास ग्रुप नहीं था। वेयर एज देयर नाउ केम इन टू बीइंग डिफरेंट स्टेटा इन द सोसाइटी। लेकिन जबकि अब नया जो समय आया उसमें सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के जो लेयर है लोगों के रहने वाले, उसे को स्टेटा कहा जाता है, वो सामने आया। As we have seen earlier in section 2.3.1, there arose a division between those who produced and those who appropriated the produce। कहते हैं जैसे कि हमने पहले ही सेक्शन 2.3.1 में देख चुके हैं कि यहाँ पर में दो प्रकार का डिवीज़न का जन्म हुआ। पहला तो वे लोग जो अनाज उपजाते थे, who produced, and those who appropriated the produce, और वो जो बिना अनुमति के अपना फ़ायदे के लिए जो है उसका यूज़ करते थे, उसी को appropriated कहा गया है। This also meant a division between the thinkers and the doers। इसका मतलब हुआ जो सोचने वाले हैं, काम करने वाले हैं, उसके बीच में भी डिवीज़न तैयार हो गया। Between theory and practice, मतलब एक थ्योरी बनाते थे, एक अपना प्रैक्टिस तैयार करते थे। आगे दे रखे हैं इसमें कि We have also seen how this led to stagnation in science। कहते हैं हम यह भी देख चुके हैं कि कैसे इसने साइंस को जो है रोकने में, आगे नहीं बढ़ने में मदद किया। Eventually the social structure became exploitative, और अंत में जो है जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक्सप्लॉयटेटिव हो गया। मतलब ऐसा लगा कि सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन का काम चल रहा है। Peasants and urban craftsmen became poorer, many of them ending up as slaves later on। जो पेजेंट्स है और अर्बन जो क्राफ्ट्समैन है वो गरीब होते चले गए। उनमें से बहुत सारे जो है वो बाद में जो है गुलाम की तरह ज़िंदगी जीने लगे। द एमरजेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट क्लासेस, द हैव्स एंड द हैव्स नॉट्स इन द सोसाइटी लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। कहते हैं दो जो मुख्य अलग अलग क्लासेस थे उसमें जो उदय हुआ, जिसमें ऐसे लोग जो गरीब नहीं थे और ऐसे लोग जो गरीब थे, उसी को हैव्स और हैव्स नॉट कहा गया है सोसाइटी में। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो गया। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? एक जिसमें कि आपका वायलेंट डिसएग्रीमेंट होता है, आपकी सहमति नहीं होती एक दूसरे से। दिस वीकेंड द सिटी स्टेट्स एंड अल्टीमेटली पुट स्टॉप टू देयर इंटेलेक्चुअल एंड टेक्निकल प्रोग्रेस। कहते हैं इसने सिटी स्टेट को कमज़ोर कर दिया और अंत में जो है उसकी जो इंटेलेक्चुअल और टेक्निकल प्रोग्रेस है उसको भी उसने स्टॉप कर दिया, मतलब रोक के रखा। नेक्स्ट दे रखे हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड कंटिन्यूस बारबेरियन इन्वेजन्स ऑल्सो ब्रॉट ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन दिस सिटी कल्चर्स। कहते हैं बढ़ती हुई जो आबादी है और लगातार जो बारबेरियंस का जो हमला है या आक्रमण है, बारबेरियंस वही होते हैं जो बर्बर जाति के होते हैं, इसने भी बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर डाला सिटी के कल्चर के ऊपर। दे हैड टू एक्सपेंड टेरिटोरियली टू ऑक्यूपाई मोर अवेलेबल लैंड। अब उन्हें जो है अपने क्षेत्र को विस्तार करना था अधिक से अधिक लैंड के लिए, इन ऑर्डर टू फीड द पॉपुलेशन, जिससे अपनी आबादी को खिला सके। दे ऑल्सो हैड टू रेज आर्मीज एंड फोर्टिफिकेशंस टू डिफेंड देमसेल्व्स। उन्हें अपना आर्मी बढ़ाना था, साथ में किलाबंदी करना था अपने आप को बचाने के लिए। Even in the Indus Valley, which was non-violent culture, fortifications were raised in later days। कहते हैं कि इंडस वैली में भी जहाँ पर में नॉन वायलेंट कल्चर था, मतलब वायलेंस था ही नहीं, वहाँ पे किलाबंदी बाद के दिनों में जो है वो बनाए गए। Fortifications, walls and other instruments of violence such as catapults and moving towers required the application of mechanics। कहते हैं किलाबंदी, वॉल और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे वायलेंस के, जैसे कैटापुल्ट थे जिसमें कि किसी चीज़ में लगा करके दूर तक फेंकी जाती है किसी चीज़ को, उसे वो कैटापुल्ट कहा जाता है। और जो मूविंग टावर्स थे, इन्हें मैकेनिक्स की जो एप्लीकेशन थी उसकी ज़रूरत थी। एज वॉर्स बिकेम ए पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि युद्ध जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, ए न्यू ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स केम इन टू बीइंग। इसलिए प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप जो है जन्म लिया। दे वर द पर्सनस हु इन्वेंटेड एंड मेड न्यू वॉर मशीन्स। ये वो लोग थे जो कि नई नई जो वॉर मशीन्स थे उनको इन्वेंट किया करते थे और बनाया करते थे। एंड बिल्ट डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव स्ट्रक्चर,
और डिफेंस और जो ऑफेंसिव स्ट्रक्चर थे उसको तैयार करते थे। दे मे हैव बीन द फोरनर्स ऑफ द इंजीनियर्स ऑफ टुडे, वे आजकल के जो इंजीनियर्स हैं उनके अग्रदूत रहे होंगे। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में दे रखे हैं कि लगातार बारबेरियन इन्वेजन्स और बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अधिक से अधिक लैंड की ज़रूरत थी। इसके साथ उन्हें आर्मी भी बढ़ाना था, फोर्टिफिकेशन भी करना था। इसके लिए उन्हें वॉर वाली चीज़ें जो मैकेनिक्स है उनका भी यूज़ करना था, क्योंकि उस समय के जो लोग थे इंडस वैली वाले वो नॉन वायलेंट थे, वो उग्र नहीं थे। लेकिन बाद में जो है उग्रता जो है बढ़ती चली गई। इससे नए प्रोफेशनल का जन्म हुआ जो कि नए नए हथियार बनाने लगे और साथ में जो है ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रक्चर बनाने लगे। और इस सबसे पता चलता है कि ये लोग आजकल के जो इंजीनियर है उनके अग्रदूत रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे वाले में देखते हैं कि क्या दे रखा है। आगे दे रखा है इसमें, टू एंड द स्टोरी ऑफ ब्रंज एज वाइल सिविलाइजेशन स्टैग्नेटेड एट द सेंटर नियर द रिवर्स, इट्स इन्फ्लुएंस वॉज स्प्रेडिंग वाइडर एंड वाइडर। कहते हैं कि ब्रंज एज को समाप्त करते हुए, स्टोरी को समाप्त करने के लिए एक तरफ सिविलाइजेशन जो है वो नदी के किनारे किनारे बिल्कुल रुक सी गई, इसका प्रभाव जो है वो काफ़ी दूर दूर तक फैल रहा था। वॉज स्प्रेडिंग वाइडर एंड वाइडर। एन इम्प्रेसिव एंड वैल्यूएबल स्टॉक ऑफ नॉलेज वॉज हैंडेड ऑन टू सक्सेडिंग जनरेशंस। एक प्रभावशाली और कीमती जो ज्ञान का जो खजाना है वो आने वाले जो जनरेशन्स हैं या पीढ़ी है उनको जो है दिए जाने लगे, वॉज हैंडेड ऑन। द साइंस एंड टेक्निक्स ऑफ द नेक्स्ट मेजर हिस्टोरिकल इपॉक, द आयरन एज, आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम दोज ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। कहते हैं जो साइंस और टेक्निक्स है जो आगे की जो मेजर हिस्टोरिकल इपॉक है, हिस्टोरिकल इपॉक का मतलब ऐतिहासिक जो लंबा समय है या आयरन एज है, ये खास करके जो एंशिएंट वर्ल्ड थे उनमें से उन्होंने काफ़ी चीज़ों को लिया अपने अंदर में सीखने के लिए। द पीपल ऑफ आयरन एज देमसेल्फ डिड नॉट डाउट द ग्रेटनेस ऑफ द एम्पायर्स दैट दे हैड डिस्ट्रॉयड। कहते हैं आयरन एज के जो खुद के लोग थे वो कोई भी जो डाउट नहीं करते थे उस एम्पायर की जो महानता है उसके बारे में, जिस एम्पायर को उस सब ने डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। वे फाइंड एन इको ऑफ दोज टाइम्स इन द फेमस ग्रीक क्लासिक्स। कहते हैं जो फेमस ग्रीक क्लासिक्स हैं उन समय के, उनकी जो गूंज है उनमें हम ये सारी चीज़ें पाते हैं, जैसे इलियड है और ओडिसी है जो होमर के द्वारा लिखे गए थे। इसके बाद दे रखे हैं इसमें कि वी विल रीड अबाउट द पीपल ऑफ आयरन एज इन द नेक्स्ट यूनिट, मतलब अगले यूनिट में हम जो है वो आयरन एज के जो लोग थे उनके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप समरी में देख सकते हैं जिसको सारांश कहा गया है यहाँ पे 2.4 में। यू हैव जस्ट फिनिश्ड स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ साइंस इन टू मेजर इपॉक्स, द स्टोन एज एंड द ब्रंज एज। कहते हैं आपने जो है दो जो मुख्य जो लंबे समय की अवधि है जिसमें कुछ हुआ था, स्टोन एज और ब्रंज एज है, उनमें साइंस के इतिहास के जो है पढ़ते हुए आपने ख़त्म किया है। इन दिस यूनिट वी हैव ट्राइड टू ट्रेस द ओरिजिन्स ऑफ साइंस इन द प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी। कहते हैं प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी में जो साइंस की जो उत्पत्ति थी, जो खो सी गई थी, उसमें से हमने कुछ निकालने का प्रयास किया है। एंड द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ साइंस इन द अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशंस, और शुरुआती ह्यूमन सिविलाइजेशंस में साइंस की जो ग्रोथ है और बर्थ है उसके ऊपर में। दिस टू इपॉक्स स्पैन ए पीरियड ऑफ मोर देन 100,000 ईयर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये जो दो इपॉक है वो मानव इतिहास के जो 1 लाख वर्ष है, लगभग 100,000, उससे अधिक का समय काल है। वी विल नाउ समराइज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस यूनिट। अब हम जो है इसको सारांश में देखेंगे कि हमने इस यूनिट में क्या सीखा है। पहला पॉइंट है, द ओरिजिन ऑफ साइंस कैन बी फाउंड इन द अटेम्प्ट्स ऑफ द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। कहते हैं साइंस के जो ओरिजिन है इसे शुरुआत के जो ह्यूमन बीइंग्स है उसके प्रयासों में पाए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं कि शुरुआत के ह्यूमन बीइंग्स ने कैसे प्रयास किया था अपनी रोज़ की ज़रूरतों को, मुख्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे फूड है, शेल्टर है और क्लॉथिंग है। विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रिमिटिव टूल्स एंड टेक्निक्स, जिसने कि पुराने जो टूल्स थे और टेक्निक्स थे उसकी डेवलपमेंट को जन्म दिया, उनके विकास को जन्म दिया। सेकेंड पॉइंट है, लैंग्वेज एरोज बेसिकली फ्रॉम देयर नीड टू कम्युनिकेट बेटर। लैंग्वेज जो है बेसिकली अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो एरोज हुए, निकले, जिससे कि अच्छी तरीके से बातचीत किया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके।
Several rituals and magic rites also came into being in the primitive society. अनेक प्रकार के धार्मिक कर्मकांड जो होते हैं और जो जादुई रीति रिवाज होते हैं वो इस समय में आए। जो प्रिमिटिव सोसाइटी के लोग थे उन्होंने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू किया। नेक्स्ट दे रखे हैं थर्ड पॉइंट में इसमें, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड सर्टेन क्लाइमेटिक चेंजेस फोर्स द प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स टू लुक फॉर अदर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं बढ़ती हुई आबादी और निश्चित जो जलवायु में परिवर्तन है इसने जो प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स है उसको मजबूर कर दिया कि वो प्रोडक्शन के और भी तरीके की तलाश करे। नेक्स्ट पॉइंट है, एग्रीकल्चर इनेबल्ड देम टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट नेचर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। एग्रीकल्चर ने क्या किया, उनको इस योग्य बना दिया कि वो कंट्रोल कर सके और नेचर को जो है मैनिपुलेट कर सके, अपने फ़ायदे के लिए अपना उसको इस्तेमाल कर सके, अपनी ज़रूरतों को संतुष्ट करने के लिए, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। सिटीज़ केम इनटू बीइंग, शहर जो है वो अस्तित्व में आया। द नीड्स ऑफ ग्रोइंग सिटीज़ लेड टू एक्सपर्ट इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटी एडिंग टू देयर फंड ऑफ नॉलेज। बढ़ती हुई सिटी का जो ज़रूरत है इसने साइंटिफिक और टेक्निकल एक्टिविटी की जो बढ़त है उसको जन्म दिया और इससे जो नॉलेज का खजाना है वो भी इसमें शामिल हो गया। द न्यू टेक्निक्स इन टर्न लेड टू बेटर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो नई टेक्निक्स है बदले में इसने जो प्रोडक्शन का जो एक अच्छा सा साधन या स्रोत है उसको जन्म दिया। जो लास्ट पॉइंट है इसमें दे रखे हैं, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोड्यूस रिजल्टेड इन द राइज ऑफ डोमिनेंट ग्रुप ऑफ रिस्ट किंग द थिंकर हु आइसोलेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम फार्मर्स एंड अर्बन क्राफ्ट्समैन। कहते हैं जो प्रोड्यूस होता था उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, मतलब जितनी उत्पादन होती थी वो सही तरीके से बराबर तरीके से नहीं होती थी। तो इससे एक डोमिनेंट क्लास का जन्म हुआ। वो डोमिनेंट क्लास किसका था? राजा का था और पुजारी का था, थिंकर्स का था, जो अपने आप को फार्मर और अर्बन क्राफ्ट्समैन से अलग थलग रखते थे। मतलब वो फार्मर और अर्बन क्राफ्ट्समैन के साथ मिलजुल कर नहीं रहा करते थे और डूअर्स के साथ जो काम करने वाले होते थे। In the attempt of the priest kings to concentrate their power, the gulf between the two increased, leading to stagnation in society and in science. कहते हैं कि ये जो पुजारी और राजा है इनके प्रयास में जो अपनी पावर को इकट्ठा करने लगे, कंसोलिडेट करने लगे, मजबूत करने लगे, इससे जो दो सोसाइटी है, खास करके सोसाइटी और साइंस है, उसमें जो रुकावट है वो बढ़ती चली गई। बारबेरियन इन्वेजन्स फर्दर वीकेंड द सिटी स्टेट। बाद में जो बर्बर लोगों ने जब हमला किया तो आगे जाकर के इसने सिटी जो स्टेट्स हैं उनको कमज़ोर कर डाला, वीकेंड कर दिया। तो इसके साथ जो है ये यूनिट एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियोस में जो है आयरन एज से करेंगे।